हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक जैन एजेन और आज अपन पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रेंट मोशन का एक और लेक्चर। ठीक है ना, कुछ और क्वेश्चन आज के वीडियो में अपन करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन बनाए हुए। फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं कंस्ट्रेंट मोशन के, तो कंस्ट्रेंट मोशन के वो वीडियो जरूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। ऑर्डर में देखेंगे तभी हमें समझ में आएगा, सीधे हम इस पे आ जाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। चाहे मेरे वीडियो ना देखें, कहीं ना कहीं से हमने कंस्ट्रेंट पढ़ा हुआ हो। ठीक है ना, मतलब सिंपल सी चीज है कि अगर हमने एक पुली वाले क्वेश्चन किए हुए हैं तो फिर हम इसको समझ सकते हैं। अगर हमने वो नहीं किए हुए, सीधे हम इस पे आ जाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जब भी पढ़ें, कोई भी चीज पढ़ें, तो कहीं से भी पढ़ें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि पहले हमें ऐसे स्टेप वाइज हमें बढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं सीधे हम यहाँ से यहाँ छलांग ना लगाएं, है ना, नहीं तो कभी हम उसमें फायदा नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि हम जहां पर भी पढ़ते हैं, जिससे भी पढ़ते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां मर्जी पढ़ो, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाने के साथ साथ हम जो भी क्वेश्चन कहीं पर भी कराए जाते हैं उनको एक बार खुद से जरूर सॉल्व करें। उसके बगैर हमें कॉन्फिडेंस आने वाला नहीं है, उसके बगैर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन होने वाले नहीं है। ठीक है ना, मेरे पढ़ाने से, मेरे सिखाने से नहीं सीखेंगे, मेरे सिखाने से सिर्फ हमें समझ में आएगा। किसी के भी सिखाने से, किसी के भी पढ़ाने से हमें सिर्फ समझ में आता है, लेकिन सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हम खुद एक बार सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है ना। अब चलो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। थोड़ा ऐसे ही मैंने जनरल बातें मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है ना, एक तरीका है पुली वाला फॉर्मूला हमारे पास है, वीपी इज इक्वल टू वी1 प्लस वी टू बाई टू। तो पुली वाले फॉर्मूले से भी इसको किया जा सकता है, लेकिन उसमें क्या होगा, जितने पुली हैं उतने बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो दो पुली है, दो बार फॉर्मूला लगा देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दो बार हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, हमें आता है। लेकिन यहाँ कितने पुली हैं, एक दो तीन चार पांच छह, छह पुली हैं, छह बार फॉर्मूला लगाए। तो पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था अगर बहुत सारे पुली हैं तो जितने पुली हैं उतने बार हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है, तो उतने बार फॉर्मूला लगाएंगे। अब छह पुली, छह बार फॉर्मूला लगाएं और छह के छह बार हमारी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। अगर एक बार भी गलत हो गई, एक बार भी गलत हो गई तो पूरा बेकार है। ठीक है ना, एक बाल्टी पानी में जरा सा जहर डाल दिया, है ना, अब वो पूरा पानी बेकार हो गया। तो छह कैलकुलेशन में से अगर एक भी गलत हो गई, एक भी गलत हो गई तो पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, समझ लो। ठीक है ना, और ये बहुत बहुत मुश्किल है कि कंटिन्यूसली छह कैलकुलेशन हमारे सही हो जाएं, और वो गिवन टाइम में भी होने चाहिए। गिवन टाइम में कहाँ से हो पाएंगे, एग्जाम में वैसे इतना प्रेशर होता है। ठीक है ना, इवन मैं भी करूंगा तो मुझसे भी शायद गलती हो जाएगी कहीं ना कहीं पर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस वाले को तो मैं दोनों तरह से करके बताऊंगा, लेकिन इसको हम पुली वाले फॉर्मूले से v1 प्लस वी टू बाई टू से नहीं करेंगे, इसको दूसरे तरह से करेंगे सिर्फ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने रस्सी देखना सिखाया था पिछले कुछ वीडियोस में कि किसी भी कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन में हमें ये समझ आना चाहिए कि कोई भी रस्सी कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ठीक है ना, और कितनी रस्सियां हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ किस मेथड से, v1 प्लस वी टू बाई टू से, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जो रस्सी है ये रिजिड सपोर्ट से बनी हुई है। रिजिड सपोर्ट से बनी हुई है तो इसकी वेलोसिटी या इसका एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है। ठीक है ना, मैं इस कलर से मेथड वन से सॉल्व कर रहा हूं। समझ में आ गया, जो वॉयलेट कलर मैंने यूज किया है ये मेथड वन के लिए है। अब अगर ये ब्लॉक बी एक्सेलरेशन से चल रहा है लेफ्ट साइड में, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पुली है ये भी बी एक्सेलरेशन से चलेगी लेफ्ट साइड में। फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से लेफ्ट साइड में जा रहा है तो ये जो पुली है ना, ये पुली भी ए एक्सेलरेशन से लेफ्ट साइड में जाएगी। फिर मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये ब्लॉक बी एक्सेलरेशन से जा रहा है लेफ्ट साइड में, ये पॉइंट, ये जो रस्सी है इस ब्लॉक से जुड़ी हुई है, तो रस्सी का ये जो पॉइंट है ये पॉइंट भी बी एक्सेलरेशन से जाएगा। अब इसका एक एक्सेलरेशन जो है वो अननोन है, इसको मैंने नाम दे दिया सी। अब मैं एक काम कर रहा हूं, इसमें इसमें और इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूं। तो इन तीनों में जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, वीपी इज इक्वल टू वी1 प्लस वी टू बाई टू। तो मैं ये लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी बाई टू। ये मेरे पास आ गई एक इक्वेशन। और दूसरी जो इक्वेशन है वो दूसरी इक्वेशन में लिखना चाहता हूं इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए। आज समझ में, इन तीनों पॉइंट के लिए, एक दो तीन,
VP या AP इज इक्वल टू A1 प्लस A2 बाई 2, तो दूसरी जो इक्वेशन मेरे पास आने वाली है वो आने वाली है B इज इक्वल टू कितना 0 प्लस C बाय 2। ये दो इक्वेशन आ गई मेरे पास। मुझे रिलेशन किसके बीच में चाहिए था? मुझे A और B के बीच में रिलेशन चाहिए था। A और B के बीच में रिलेशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा? C को एलिमिनेट कर दूंगा। तो C को एलिमिनेट कर देते हैं हम यहाँ से। तो जैसे ही मैं C को एलिमिनेट करूंगा, C की वैल्यू कितनी है 2B, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ A इज इक्वल टू B प्लस 2B बाय 2 विच गिव्स मी, क्या देगा मुझे? 2A इज इक्वल टू 3B। ये आ गया हमारा आंसर। अब ये तो हम किससे लाए? पुली वाले फॉर्मूले से लाए, लेकिन हम ऐसे नहीं करना चाहते, ऐसे करने में बहुत टाइम लगता है। तो हमने सोचा दूसरा कोई तरीका है क्या? बिल्कुल हमारे पास दूसरा तरीका है। दूसरा जो तरीका है वो हम इस कलर में लिख रहे हैं, मेथड 2। ठीक है, चाहे तो हम अलग अलग डायग्राम भी बना सकते हैं। मेरे पास देखो बोर्ड पे एक स्पेस, ये बहुत बड़ी समस्या है कि टीचर के पास स्पेस लिमिटेड होती है ना, तो बोर्ड पे स्पेस लिमिटेड है ना। अब मैं बार बार इसको बनाऊं तो बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी में दूसरे कलर से कर रहा हूँ। आप लोग चाहें कि ये पूरा भर गया, आप दूसरे मेथड से नहीं कर सकते, तो हम चाहें तो दूसरे मेथड से करने के लिए दूसरा डायग्राम बना लें, और नहीं तो जो मैंने यूज किया है तरीका, एक कलर से मेथड 1, दूसरे कलर से मेथड 2, वो भी कर सकते हैं। अब लेकिन जो मेथड 2 है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता हो कि कौन सी रस्सी कहाँ से कहाँ तक जा रही है ना, क्योंकि हर रस्सी की लेंथ अपने आप में कांस्टेंट रहेगी, ये समझने वाली बात है। जिन्होंने भी मेरे पिछले वीडियो देखे हैं है ना, उनको पता होगा कि मैंने ये सब चीज बताई थी कि रस्सी कैसे देखते हैं ना, हमें ये आइडिया होना चाहिए। तो ये जो रस्सी है, इस रस्सी की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। ये जो रस्सी है ये कहां से कहां जा रही है? ऐसे इस पुली के ऊपर से होके जा रही है, ठीक है। किधर गई? यहां तक गई, इस तरह से, ठीक है ना। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि हमें ये फील हो, इमेजिन हो, ठीक है ना, फिर भी कहीं कोई दिक्कत हो तो हम आगे के लिए बता सकते हैं। मैं उस चीज को और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा और ध्यान रखूंगा। तो मैंने ये रस्सी दिखाई दे गई, मुझे लगता है कि सबको दिखाई देगी, क्योंकि मैंने उसको रेड कलर से, शायद पिंक कलर शायद दिख रहा हो, पिंक रेड, इस कलर से मैंने इस रस्सी को रिप्रेजेंट किया है। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम एक काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। हमने यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर दी, समझ में आया? इस लाइन के लेफ्ट और राइट में हम देखेंगे, है ना, ये येलो कलर भी मेथड 2 का ही पार्ट है, ठीक है। तो अब मैं ऐसा कह सकता हूं, इस लाइन से लेफ्ट साइड को अगर देखें, सुनो ध्यान से, समझ लो, मजा आ जाएगा। इस लाइन से लेफ्ट साइड को अगर हम देखें, तो इस लाइन से लेफ्ट साइड को अगर हम देखें तो 1 और 2 ये दो टुकड़े हैं। ये टुकड़ा ए से इंक्रीज हो रहा है, ये टुकड़ा भी ए से इंक्रीज हो रहा है। तो इस रेड वाली रस्सी में, रेड वाली रस्सी में इस पार्ट में इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है? 2 इंटू ए। समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद इस लाइन के राइट साइड में अगर मैं देखूं, तो राइट साइड में अगर मैं देखूं तो ये बी से आ रहा है, ये भी बी से आ रहा है। तो 1, 2 एंड 3 ये तीनों का क्या हो रहा है? ये तीनों डिक्रीज हो रहे हैं बी से। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं डिक्रीज इज इक्वल टू 3 इंटू बी। तो क्या ये इंक्रीज और डिक्रीज एक ही रस्सी के हैं? तो एक ही रस्सी का कोई पार्ट इंक्रीज हो रहा है, कोई पार्ट डिक्रीज हो रहा है। हम ये जानते हैं कि रस्सी की लेंथ कांस्टेंट रखनी है, तो रस्सी के किसी पार्ट में जितना इंक्रीज हो रहा है, रस्सी के दूसरे पार्ट में उतना डिक्रीज होना चाहिए। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं? इंक्रीज इज इक्वल टू डिक्रीज, ठीक है। इंक्रीज इज इक्वल टू डिक्रीज। इंक्रीज कितना है हमारे पास? 2a है। डिक्रीज कितना है हमारे पास? 3b है। दिस इज द आंसर। क्या यही आंसर पहले भी आया था? तो अब जब भी बहुत सारे पुली होंगे ना, तो बहुत सारे पुली होंगे तो हमें कौन सा मेथड लगाना है? इंक्रीज डिक्रीज वाला। v1 प्लस वी टू बाई 2 या a1 प्लस a2 बाई 2 लगाएंगे तो बहुत बहुत टाइम लग जाएगा, जैसे इसमें बहुत सारे पुली हैं, है ना, तो ऐसे नहीं कर सकते। तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो इसमें भी हमें रस्सी को समझना पड़ेगा कि रस्सी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले जो सबसे बड़ी रस्सी है उसको ढूंढते हैं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी जो रस्सी है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है? बहुत बड़ी रस्सी है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी रस्सी यहां से चली,
इस तरह से चली, ये पुली के ऊपर से गुजरते हुए ऐसे गई, फिर यहां से ऐसे गई, ठीक है, फिर इस पुली के ऊपर होते हुए इस तरह से, ठीक है ना। ये तो अभी हम समझने के लिए बना रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम इनको बनाएं सही डायग्राम में, ठीक है ना। एक बार हमें समझ में आ गया तो हम बहुत कुछ दिमाग में भी इमेजिन करेंगे। जैसे 2+2 पहले कैसे करते थे बचपन में, बिल्कुल फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में उंगलियों से सिखाए गए थे 2+3, है ना। तो पहले 2 उंगली गिनते थे, फिर 3 उंगली गिनते थे, है ना, फिर उन सबको एक साथ गिनते थे, तो 2+3 की वैल्यू हमें मिल जाती थी। तो वैसे ही शुरू में हमें इसे समझना पड़ेगा, लेकिन बाद में जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमें खुद ही दिख जाएगा। जैसे मुझे तो दिख रहा है ना, पर फिर भी तो ये हमने एक रस्सी बना दी है ना, ये रस्सी ऐसे जा रही है, ये बहुत बड़ी सी रस्सी है वॉयलेट कलर की, है ना, शायद दिख रहा होगा कलर, ठीक है ना। अब मैं क्या जानना चाहता हूं, ये जो वॉयलेट कलर से हमने रस्सी बनाई है, ये रस्सी कैसी है, इसकी लेंथ कैसी रहनी चाहिए, कांस्टेंट, क्योंकि सारी रस्सियां कैसी होती हैं, इनएक्सटेंसिबल। जब तक कुछ कहा ना जाए तब तक हम कैसा मानते हैं इस चैप्टर में, रस्सी को इनएक्सटेंसिबल। तो ये रस्सी की लेंथ रहनी है कांस्टेंट। अब मैंने क्या किया, मैंने लिया इस पार्ट को, इतने पार्ट को और इतने पार्ट को। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये ए से इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है बी से, समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं 1 2 एंड 3, 1 2 और 3 में, अब दो तरह से कोई कह सकता है, कोई कह सकता, हमें तो पता नहीं है ना कि ए बड़ा होगा कि बी बड़ा होगा। तो कोई ये कह सकता है कि भाई अगर मैं ए इज ग्रेटर देन बी मान लेता हूं, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमें पता नहीं है ए और बी में कौन बड़ा है तो क्या करें। कोई ये कह सकता है कि भाई मैं मान रहा हूं ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए इज ग्रेटर देन बी, तो इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, इसकी भी इंक्रीज होगी, इसकी भी इंक्रीज होगी, तो वो इंक्रीज लिख देगा, ठीक है ना। तो वो चाहे तो ऐसे लिख सकता है, इंक्रीज लिख दिया उसने, इंक्रीज। अब ये जो इंक्रीज है, इंक्रीज करने वाला कौन है, ए, और उसको अपोज करने वाला कौन है, बी। तो इंक्रीज को अगर मैं लिखना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा 3 इंटू ए माइनस बी। और इसी में अगर कोई ये कहे कि नहीं मैं तो डिक्रीज मानूंगा, है ना, मैं ऐसा मानूंगा कि बी बड़ा है तो डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज भी लिख सकता है। तो अगर वो डिक्रीज लिखता है तो क्या लिखेगा, डिक्रीज लिखता है तो वो लिखेगा क्या, 3 इंटू बी माइनस ए, क्योंकि डिक्रीज करने वाला है कौन, डिक्रीज करने वाला है बी और इंक्रीज करने वाला है ए, डिक्रीज को अपोज करने वाला है ए। ये एक चीज हो गई। अब दूसरी चीज पर चलते हैं। तो दूसरी चीज है, यहां पर मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की और एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। क्या मैं ये कह सकता हूं ये इधर जा रहा है सी से, और क्या मैं ये कह सकता हूं ये इधर आ रहा है बी से। आया समझ में, कितने रस्सी के टुकड़े हैं, 1 2 3 और 4, आया समझ में, ये 4 टुकड़े हैं, ये 4 टुकड़े हैं, बी प्लस सी से डिक्रीज हो रहे हैं, है ना, दोनों ही डिक्रीज, इधर वाला भी डिक्रीज कर रहा है, इधर वाला भी, तो इसमें तो कंफर्म है कि ये डिक्रीज ही होगा। इसमें डाउट था, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो यहां पर हमें मिल जाएगा डिक्रीज कितना, 4 इंटू बी प्लस सी। आगे समझ में, ये आ गया, ठीक है ना। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, मैं इसका आंसर लिखने जा रहा हूं, तो एक आंसर आ रहा है इससे, ठीक है ना। किसी ने कहा कि हम तो इसमें इंक्रीज और इसमें डिक्रीज मानेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे इंक्रीज इज इक्वल टू डिक्रीज, समझ में आया, इंक्रीज इज इक्वल टू डिक्रीज। तो इंक्रीज कितना है भाई, इंक्रीज हमें दिया गया है 3 इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 4 इंटू बी प्लस सी। समझ में आ रहा है, कोई डाउट किसी को, है ना, डाउट होगा तो अब क्या करें। मैंने तो वैसे पूरी मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं कि हमें पहले से ज्यादा कुछ आता नहीं, बस इससे पहले तक का वीडियो हमें मालूम है। तो अब इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर 3a मिल जाएगा, 3a इज इक्वल टू 4b, 3b इधर से जाएगा तो 7b और प्लस 4c, दिस इज द आंसर। ये तो एक आ गया, है ना। अब दूसरा कोई कहता है नहीं हम तो ऐसे नहीं करेंगे, हमारी इच्छा नहीं है ऐसे करने की। उन्होंने कहा हम तो मानेंगे कि ये डिक्रीज है और इसमें हम मानेंगे इसमें भी डिक्रीज, तो दोनों जगह डिक्रीज मान लिया उन्होंने। अब सुनो ध्यान से जो मैं कहने जा रहा हूं, इसमें भी डिक्रीज मान लिया किसी ने और इसमें भी डिक्रीज मान लिया, तो इंक्रीज कहीं हुआ ही नहीं। अगर हर टुकड़ा डिक्रीज हो रहा है मतलब कोई भी टुकड़ा इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो इंक्रीज फिर कितना हुआ, इंक्रीज हुआ 0।
तो डिक्रीज भी कितना होना चाहिए, 0। तो अब जब दूसरी बार हम लिखेंगे तब भी हम यही लिखेंगे, डिक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज या इंक्रीज इज इक्वल टू डिक्रीज। तो डिक्रीज यहाँ कितना डिक्रीज है, 3 इंटू डी माइनस ए, आया समझ में। फिर अभी डिक्रीज खत्म नहीं हुआ, यहाँ का डिक्रीज और यहाँ का डिक्रीज दोनों मिलाएंगे तब टोटल डिक्रीज मिलेगा। तो प्लस 4b प्लस सी। अच्छा इंक्रीज कितना है, वो 0 है। समझ में आ गया। एक बार फिर से बता देता हूं, डिक्रीज लिखना है, इधर भी डिक्रीज माना इधर भी डिक्रीज माना, तो दोनों डिक्रीज को मिलाएंगे तब टोटल डिक्रीज आएगा। और इंक्रीज कहीं हो नहीं रहा, मतलब इंक्रीज 0 है, तो यहां से मिला 3b 4b 7b माइनस 3a और प्लस 4c इज इक्वल टू 0। क्या वही आ गया, 7b प्लस 4c इज इक्वल टू 3a, है ना, वही आ गया, देख लो सेम। तो जैसे हमारी मर्जी कर सकते हैं, और कोई करना चाहे मैं तो a1 प्लस a2 बाई 2 इज इक्वल टू ap करूंगा, करते रहो, 6 बार फॉर्मूला लगाओ तब भी आंसर आ जाएगा। आगे समझ में। क्या हमें ये मेथड आता है तो वो मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ेगी, कभी कभी उस मेथड की जरूरत भी पड़ेगी। मान लो अगर उन्होंने इस पॉइंट की वेलोसिटी पूछी, किसकी वेलोसिटी पूछी, इस पॉइंट की वेलोसिटी पूछी, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी जब पूछेंगे तो फिर हमें v1 प्लस v2 बाई 2 ही लगाना पड़ेगा, उसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। आया समझ में। इनको नोट कर लो, और कुछ क्वेश्चन लेंगे हम, ठीक है ना। तो अब नोट करो, पॉज करके नोट कर लो, जैसे भी करना चाहो, है ना। इसको नोट कर लो, पूरा दिख गया होगा, पॉज करके नोट कर लो, फिर इसको पॉज करके नोट कर लो, है ना, और नहीं तो मैं मिटा ही रहा हूं उतनी देर में नोट कर लो, ठीक है। चलो ठीक है ना। मैं जब मिटा रहा हूं, कोई चाहे तो फॉरवर्ड कर सकता है ना, नहीं तो थोड़ा पेशेंस रखें, नोट कर लें तब तक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कई सारे पुली का है ना, और उसमें कुछ रस्सियां हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कही थी, मैं अब डायग्राम बनाने जा रहा हूं, उस डायग्राम को समझें मैं कैसे बना रहा हूं, है ना। नोटिस करें कि मैं किस ऑर्डर में डायग्राम बना रहा हूं, कौन सी चीज पहले बना रहा हूं, कौन सी चीज बाद में बना रहा हूं। मैंने इससे पहले के वीडियो में भी ये बात कही थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डायग्राम बनाना हमें आना चाहिए, कैसे डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि उसके बगैर हम फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और इंजीनियरिंग के बारे में तो भूल ही जाएं कि ड्राइंग के बगैर इंजीनियरिंग हो सकती है, ठीक है ना। तो हमें डायग्राम बनाना बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, अगर हम फिजिक्स को फील करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें बहुत बहुत सारी, इससे भी ज्यादा ही पुली होंगी इसमें, ठीक है ना, इससे भी थोड़ी ज्यादा ही है। चलो बहुत सारी, जितने मर्जी जितनी जगह हम तो बनाते ही जाएंगे, चिंता ही मत करो। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, रस्सियां बना रहे हैं बहुत सारी। ठीक है। अच्छा अब देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो आएगा स्क्रीन पर, और स्क्रीन पे देखकर फिर हम बनाएंगे उसको पेपर पर सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो हमें ये दिक्कत आएगी, वो दिक्कत है सबसे बड़ी कि हम रस्सियों को काउंट करके बनाएं, बिना काउंट किए ना बनाएं, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है ना। अब उसमें दिक्कत एक और है, वैसे तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि हम स्क्रीन पर भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड मार्कर होता है, व्हाइट बोर्ड मार्कर ले जाओ, लेकिन शायद वो अलाउड होता नहीं है ना, पेन भी आजकल एग्जामिनेशन हॉल में ही हमें मिलता है, हम खुद से अपना पेन भी नहीं ले जा सकते। तो व्हाइट बोर्ड मार्कर अगर मिल जाए हमको, तो हम व्हाइट बोर्ड मार्कर से क्या कर सकते हैं, वहीं पर स्क्रीन पे सॉल्व कर सकते हैं और फिर मिटा सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है ना। तो हमें ड्रॉ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे सर्किट एनालिसिस का भी कोई क्वेश्चन आता है तो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, वेव का कोई क्वेश्चन आता है ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बगैर काम ही नहीं चलेगा। चलो बहुत सारी हो गई, है ना, खत्म कर देते हैं अब, और कितनी रस्सियां बनाएंगे, है ना। और भी थोड़ी स्पेस है, बनाना चाहो बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने मर्जी बनाओ इस तरह से, ठीक है ना। देखो ये जो हम कंस्ट्रेंट पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में ही कंस्ट्रेंट की जरूरत पड़ेगी, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से आगे जो चैप्टर आएंगे ना उनमें भी कंस्ट्रेंट की मोशन पड़ेगी, जैसे जरूरत पड़ेगी, एसएचएम में कंस्ट्रेंट की जरूरत पड़ जाती है,
ठीक है ना, उसके बगैर एसएचएम के कई सारे क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। अब मैं बना रहा हूँ पुली, ठीक है ना, पहले पुली नहीं बनाई, पहले पुली बना दोगे तो पक्का है तुमसे जो रस्सियां हैं बहुत बहुत मुश्किल है कि वो हमसे सही सही बन जाएं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम होशियारी कर रहे हैं। उनको थोड़े पता लगेगा कि हमने पहले क्या बनाया, उनको तो ये भी पता नहीं लगेगा कि हमने बनाया कि नहीं बनाया। सब्जेक्टिव एग्जाम होता तो अलग बात थी, है ना, मजा तो सब्जेक्टिव एग्जाम का ही है। ठीक है, पहले जब सब्जेक्टिव एग्जाम होता था तो मजा आता था, है ना, एक तो पार्शियल मार्क्स होते थे, तो ये बड़ी अच्छी बात थी। मान लो हमारा आंसर गलत भी आ गया, है ना, लेकिन हमने इक्वेशन सही लिख दी, डायग्राम सही से बना दिया, तो उसके मार्क्स मिल जाते थे, और उसके बहुत सारे मार्क्स होते थे, आंसर के तो बहुत थोड़े होते थे। लेकिन अब क्या होता है, गलत तो पूरा जीरो। खैर अब जो भी है इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना। चलो खैर, है ना, मेरी इच्छा है कि मैं एक रस्सी और बनाऊं, तो मैं एक रस्सी और बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। अब बहुत सारे हो गए, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन सबको ऊपर ले गए, इन सबको ऊपर जोड़ दिए, ठीक है। तो समझ में आया, मैंने सबसे पहले क्या किया, रस्सियां बनाई, रस्सियां बनाने के बाद मैंने पुलिस बनाई, और इन सब पुली को हमने छत से बांध दिया। ये छत है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, है ना, इस तरह से, ये सब पुली छत से बंधे हुए हैं, ठीक है, इस तरह से, है ना। फिर अब ये जो नीचे पुली लगे हुए हैं इनका क्या होगा, इनसे भी कुछ कुछ सस्पेंड किया जाएगा। तो इनसे हमने सस्पेंड किया, इधर मैंने एक ब्लॉक सस्पेंड कर दिया, ठीक है। फिर इधर मैंने एक काम करते हैं, इसी ब्लॉक से इसको भी जोड़ देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने और एक ब्लॉक सस्पेंड कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने और एक ब्लॉक सस्पेंड कर दिया। ऐसा में इसका नाम मैंने रख दिया ए, इसका नाम मैंने रख दिया बी, और इसका नाम मैंने रख दिया सी। अब यहाँ पर ये तीन ब्लॉक है, इन तीनों के कुछ कुछ एक्सेलरेशन या वेलोसिटी हमको दिए हुए, उन तीनों में हमें रिलेशन बताना रहेगा। तो सबसे पहला काम मैं कर रहा हूँ कि मैंने कहा कि भाई ये जो है ए ब्लॉक, ये तो नीचे जा रहा है, ठीक है। जो बी ब्लॉक है वो बी ब्लॉक ऊपर जा रहा है, बी से एक्सेलरेशन बना दी हमने, और जो सी ब्लॉक है वो जा रहा है नीचे सी एक्सेलरेशन से। अब हमें बताना है कि भाई ए बी और सी में रिलेशन बताओ। तो ए बी और सी में रिलेशन कैसे बताया जाए। अब ए बी और सी में रिलेशन बताने का काम कैसे होगा समझने की जरा हमें कोशिश करनी पड़ेगी। तो हमें एक रस्सी ढूंढनी है जो रस्सी इन तीनों को आपस में जोड़ती हो, ठीक है। तो ऐसी रस्सी यहाँ पर है, ये हमने रस्सी बनाई, ठीक है। तो थोड़े बढ़िया से कलर से बनाते हैं जिससे वो दिखाई दे, ठीक है ना। तो मैंने ये बना दी, ब्लू कलर से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा देखो, एक चौक के ऊपर मैं दूसरी चलाऊंगा तो वो थोड़ा सा मुश्किल से दिखता है ना, दिख रहा होगा। वैसे तो मैंने तुम्हारे सामने ही बनाई है, आप लोगों के सामने बनाई मैंने। तो ये एक रस्सी है जो ऐसे जा रही है। अब इस रस्सी का कोई टुकड़ा इंक्रीज होगा, कोई टुकड़ा डिक्रीज होगा, इस तरह से चलती जाएगी रस्सी, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। समझ में आ गया होगा, है ना। पूरा बना रहा हूँ मैं, हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जब हमें समझ में आ जाएगा तो, ठीक है ना। तो समझ में आने के बाद तो हमें दिख जाएगा कि ये एक सबसे बड़ी जो रस्सी है इसी को देखो, है ना। बाकी रस्सियों से तो कोई मतलब ही नहीं, छोटी छोटी तो कई सारी हैं, उनका कोई काम नहीं है ना। काम मतलब सॉल्व करने में कोई काम नहीं, बाकी तो काम है, नहीं तो सब कुछ नीचे गिर जाएगा। ये एक रस्सी इतनी बड़ी रस्सी है, ठीक है ना। तो ये जो सबसे बड़ी रस्सी है यही हमारे काम की है। अब ये सबसे बड़ी रस्सी को अगर मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं इसमें कुछ टुकड़े ऐसे हैं जो इंक्रीज हो रहे हैं, कुछ टुकड़े ऐसे हैं जो डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये जब नीचे जाएगा तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पूरी लाइन है ये पूरी लाइन भी नीचे जाएगी, ये तीनों पुली नीचे जाएंगी, तो ये तीनों पुली नीचे जाएंगी। तो मैं कह सकता हूं, अब ये भी देखना कि मैं सॉल्व कैसे करता हूं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। तो 6, ये 6 जो टुकड़े हैं, ये 6 टुकड़े इंक्रीज होंगे, कितने से इंक्रीज होंगे, ए से इंक्रीज होंगे। तो मैं लिख सकता हूं इसमें इंक्रीज होगा, इंक्रीज इज इक्वल टू 6 इंटू ए। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ा जाए, ये बी से ऊपर जा रहा है, ये बी से ऊपर जा रहा है, तो 1
देन 2, देन 3, देन 4, ये चारों डिक्रीज होंगे, तो मैं ऐसा कह सकता हूं इसमें डिक्रीज होगा। ठीक है, तो डिक्रीज कितना होगा 4 इंटू बी, समझ में आ गया है ना। नीचे जा रहा है तो क्या होगा, इसमें इंक्रीज होगा, इन पांचों में 1 2 3 4 5 इंक्रीज हो रहा है, नीचे जा रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है 5c। क्या अब हमें आंसर मिल गया। अब देखो कितने पुली बनाए थे हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 पुली बनाए थे। 14 बार फॉर्मूला लगाते तो हो ही नहीं पाता, 1 घंटे तक सॉल्व करते ही रहते, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या होता, कैलकुलेशन गड़बड़, कहीं ना कहीं तो पक्का मैं तो पक्का मुझसे कहीं ना कहीं गलती होती ही होती, मैं तो इतनी कैलकुलेशन सही कर ही नहीं सकता लगातार, ठीक है ना। तो अब वहां क्रॉस चेक करने और 14 टाइम्स फॉर्मूला लगाएंगे कैसे 2 मिनट में हम, ठीक है, तो ये मेथड भी हमको आना चाहिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ इंक्रीज इज इक्वल टू डिक्रीज लिखना है, क्योंकि ये एक ही रस्सी का है सब कुछ, तो एक रस्सी की लेंथ कांस्टेंट रहने के लिए उसका इंक्रीज और उसका डिक्रीज बराबर होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं इंक्रीज कहां कहां हो रहा है, 6a प्लस 5c इज इक्वल टू 4b। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया। ड्रॉ करने में हमें ज्यादा टाइम लगा, सॉल्व करने में तो कुछ भी टाइम नहीं लगा, ठीक है ना। तो बेहतर होगा कि हम इतनी प्रैक्टिस करके जाएं कि हमें ड्रॉ किए बगैर भी इमेजिनेशन इतनी हमारी स्ट्रांग हो जाए कि हम तुरंत, देखो सॉल्यूशन तो एक लाइन का है, अगर ये डायग्राम हमें पहले से ये पहले से बने हुए थे तो हमने फटाफट सॉल्व कर दिए थे, ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगा हमको, इसको ड्रॉ करने में थोड़ा हमें टाइम लगा, समझ में आ गया। तो इस वीडियो को अब अपन यहीं पर कंप्लीट करते हैं, इसको नोट कर लो पॉज करके, जो क्वेश्चन मैंने कराया इस तरह के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चन स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और वेज कंस्ट्रेंट को मिला करके फिर लेने वाला हूँ, ठीक है ना। अब हमने वेज भी पढ़ लिया, स्ट्रिंग भी पढ़ लिया, लेकिन दोनों को इंडिपेंडेंट रखा था अभी तक, अब हम दोनों को मिलाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। उसमें काफी अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों मिक्स हो जाएंगे, दोनों आ जाएंगे, तो नोट कर लें इसको, बाकी फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।